किसी भी इंसान का जब अननेचुरल डेथ हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम जनरली एक बार किया जाता है। अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो 2 बार भी किया जाता है, लेकिन 3 बार बहुत ही रेयर केस में होता है। जी हाँ, एक मामला आया है जहां पे एक लड़की का पोस्टमार्टम 3 बार किया गया, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम और दूसरे दूसरे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से घर वाले संतुष्ट नहीं थे। घर वाले क्या, पूरे गांव के लोग, पूरा समाज, पूरा शहर, कोई खुश नहीं था। धरना प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, रोडों पे चक्का जाम हो रहा है। इस कारण से पुलिस प्रशासन सब हिल चुकी है और जो वहां की जो सरकार है उसने आदेश किया कि इस सब का तीसरा पोस्टमार्टम हो। वो तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में होता है और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग होती है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मनीषा मर्डर केस। हरियाणा की रहने वाली लड़की जो कि पेशे से एक शिक्षक होती है और आगे पढ़ाई कर रही थी नर्सिंग का, जो कि गायब हो जाती है और गायब होने के 2 दिन बाद उसका लाश बरामद होता है। पुलिस कुछ नहीं की। पुलिस अगर कुछ करती तो शायद वो जिंदा होती। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, मनीषा मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका पहला एक पार्ट मैंने बना के रखा है, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट जो है, इस पार्ट में हम लोग कुछ मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे, कुछ सवाल डालेंगे और कुछ जवाब सुनेंगे, जो जवाब उन्होंने डीजीपी ने चाहे वहां के मुख्यमंत्री ने दिया है, जिससे हम लोग क्या सवाल कर सकते हैं, जिससे क्या सवाल निकल के आता है, उस बारे में फोकस करेंगे। किसी भी प्रदेश का जो कि हेड होता है या बॉस कह सकते हैं, वहां के वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा इस लड़की की मौत के बाद, मनीषा की मौत के बाद, लगभग 2 दिन बाद, कि उसके कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। उसका जो लाश बरामद होता है 13 तारीख को, और 18 तारीख को एक सुसाइड नोट पुलिस अपने आप लेके आती है, जिसमें लिखा हुआ था कि इसने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट लिखा था, इसने कीटनाशक खा के मनीषा ने सुसाइड किया है। लेकिन जब वहां के लोगों ने दबाव बनाया, धरना प्रदर्शन हुआ कि 18 तारीख को सुसाइड नोट कहां से बरामद होगी, तो पता चला कि उसके बैग से। तो उसका बैग तो उसी दिन बरामद हुआ ना, 13 तारीख को हुआ ना। तो इतने दिन, 5 दिन पुलिस सुसाइड नोट के साथ क्या कर रही थी? क्यों डिस्क्लोज नहीं किया? क्या उसे 5 दिन तक मिला नहीं? तब पुलिस एक बयान देती है कि वो कहना भूल गई, वो इस बात को डिस्क्लोज करना भूल गई। मतलब सुसाइड नोट 13 तारीख को मिला। और देखिए, एक जो बयान जो उन्होंने दिया था मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने, लगभग घटना के 2 दिन बाद 15 तारीख के आसपास में उन्होंने बयान दिया था कि उसके कातिलों को, मनीषा के कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब इन लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने ये बात उनसे भी छुपाई, अपने सीनियर अधिकारियों, अपने मुख्यमंत्री से भी छुपाई। क्यों नहीं बताया उन्होंने उस मुख्यमंत्री को ये बात? इस लेटर के बारे में ये बात बताना चाहिए ना। ऐसा अगर बता देते तो ये जो उन्होंने बयान दिया था मुख्यमंत्री ने, ये बयान तो नहीं देते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सुसाइड नोट है। वो तो पहले ही आगे कह देते, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी आगे कह देता कि मनीषा ने सुसाइड किया है, 13 तारीख को ही कह देते कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है, तो ये मामला तो नहीं होता, इतना धरना प्रदर्शन तो नहीं होता, इतना चक्का जाम तो नहीं होता। देखिए, ये पॉइंट वाली बात है, इससे ये शक के घेरे में लाती है पुलिस को। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि सुसाइड नोट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि वो सुसाइड करने जा रही है। वो अपने बारे में डिटेल में बताती है ज्यादातर कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, चाहे मम्मी पापा हमसे खुश नहीं है, इस तरह की बातें लिखी हुई। ये नहीं लिखा हुआ था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ठीक है। और उससे भी बड़ी पॉइंट, उसके मम्मी पापा, मनीषा के मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हिंदी पढ़ लेते थे। सुसाइड नोट एक बच्चे के कॉपी पे लिखा हुआ था, कॉपी का एक पेज था, उस पेज पे लिखा हुआ था, वो भी इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में, जबकि उसके मम्मी पापा हिंदी जानते थे। मनीषा ये बात बहुत अच्छे तरह से जानती थी कि उसके मम्मी पापा सिर्फ हिंदी जानते हैं, हरियाणवी जानते हैं। तो वो सुसाइड नोट जो लिखती तो वो हिंदी में लिखती ना, क्यों लिखती इंग्लिश में? ये सबसे बड़ा पॉइंट। अब इन सब चीजों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की है और ये पुलिस पे सवालिया निशान खड़ी करती है। इस कहानी को हम लोग एक संक्षेप में जान लेते हैं कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ था। कुछ लोग, मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनको जानकारी नहीं होगी, इस बारे में बता देते हैं। हालांकि मैं पहला वीडियो डाल दूंगा और उस चीज को मैं, उस कहानी को, फर्स्ट पार्ट को मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। दरअसल हरियाणा की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह 19 साल की लड़की, जो पेशे से एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी अपने घर से थोड़ी सी दूर पे। तो वहां से 11 अगस्त को वो फोन करती है अपने पापा को कि पापा आज मैं लेट हो जाऊंगी, मैं कॉलेज में नर्सिंग का फॉर्म भरने जा रही हूँ, वहां मुझे लेट हो जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं है, चली जाओ। अपने स्कूल खत्म होने के बाद कैब वाले को कहती है कि भैया आज तुम ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि उसी कैब से वो आना जाना करती थी। आज तुम चले जाओ, मैं आज कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म भरने के लिए। वो जब कॉलेज जाती है, कॉलेज के बाद वो
मिसिंग हो जाती है। कॉलेज के बाद वो नजर ही नहीं आया। शाम के समय 6:25 पर उसके पिता के पास एक मिस कॉल आया, जो कि मनीषा का था। जब इधर से ये ट्राई करना स्टार्ट करते हैं फोन संजय सिंह, तो फोन नहीं लगता है, मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा था। अब इसके पिता परेशान हो चुके थे, शाम हो चुकी थी, इतनी लेट उन्होंने कभी की नहीं थी। तब जाके थोड़ा सा और समय बीतता है, लगभग 7 बजे के आसपास में वो जाते हैं ढूंढने के लिए अपनी बेटी को। तो वो कॉलेज में जाते हैं और उससे पहले उस स्कूल में भी जाते हैं, तो पता चलता है कि वो तो स्कूल में भी नहीं है और उससे बात भी हुई थी। तो वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाके पूछते हैं अपनी बेटी के बारे में, तो कॉलेज कोई जवाब नहीं मिलता है, वो बताते भी नहीं है। तो वो डिमांड करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा दिखाइए कहाँ गई। तो वो कॉलेज वाले दिखाते भी नहीं, उसको भगा देते हैं। पुलिस आती है 112 नंबर की, और जब पुलिस को ये पूरा बात बताया जाता है तो पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, शादी कर ली होगी, कार्ड के साथ लौटेगी, पति के साथ लौटेगी। इससे ये काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद है कि फिर कहते हैं कि जो काम करने आए वो काम कीजिए। फिर इनको बिठा के कॉलेज ले जाया जाता है। जब शाम का समय हो चुका होता है तो कॉलेज में 2-3 लोग बैठे हुए थे, जैसा लग रहा था कि उन्होंने दारू पिया है, नशे में है। पुलिस उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा उस समय फील हो रहा था संजय सिंह को कि पुलिस इनके साथ घुली मिली है। मतलब वो लोग हैं, क्या हाल है, कैसे हो, इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन पॉइंट पे नहीं आ रहे थे। सीसीटीवी कैमरा देखने की बात करते हैं संजय सिंह उस समय भी पुलिस हेल्प नहीं करती सीसीटीवी कैमरा दिखाने में, और वहां से वो लोग वापस चले आते हैं। फिर वही पुलिस कहती है कि कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि सर चलिए थाने में कंप्लेन दर्ज कीजिए। तो वो कहते हैं कि थाने जाना पड़ेगा कंप्लेन दर्ज करने के लिए। तो ये उस समय रात हो चुकी थी। अगले दिन ये जाते हैं 12 अगस्त को जाके कंप्लेन दर्ज करने के लिए। सुबह 8 बजे पहुंचते हैं कुछ परिजनों के साथ, लेकिन वहां पे उसका कंप्लेन दर्ज नहीं होता है। वहां पे यही तरह का सवाल कि तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, तो इनको काफी दुख होता है। फिर सुबह से लेकर शाम तक इनको बैठाया जाता है। आखिरकार रात को 7 बजे इनका कंप्लेन दर्ज होता है और पुलिस कहती है कि हम लोग अगले दिन जांच पड़ताल करेंगे। अगले दिन एक गांव में एक मेर के किनारे एक किसान का लड़का जा रहा था, तो एक देखता है कि एक जगह एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको कुछ कुत्ते जो हैं काट खा रहे हैं। वो गर्दन पे निशान लगाए हुए हैं, जगह जगह निशान लगा रहे हैं। तो वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भागता नहीं है। फिर ये कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, उसके बाद कुत्ते को भगाया जाता है और साथ में पुलिस को खबर जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद जिस तरह से उसके कपड़े पहने हुए थे, सूट सलवार पहना हुआ था, इस सबसे तो पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो ये वही लड़की है। तब उसके पिता को फोन किया जाता है। पिता आते हैं, उसके चेहरा तो पता नहीं चल रहा था, चेहरे का मांस नहीं था, ये सब नहीं थी। ऐसा फर्स्ट में लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं है, उसके गर्दन का ये सब जो हिस्सा है सो काट खाया गया हुआ है। वो पता नहीं चल रहा था कि कुत्ते ने काटा है कि क्या, किसने काटा है, ये सब पता नहीं चल रहा था। और वो पहचान जाते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। और उसके बाद उस सब को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये 14 तारीख को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। ये धीरे धीरे ये मामला पूरे अखबार में, पूरे पेपर में, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैल जाता है। अब धरना प्रदर्शन होने लगता है, लोगों का रोडों पे चक्का जाम होने लगता है कि एक गरीब की बेटी का किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने तो ये भी लिखा कि रेप करके मर्डर कर दिया, वो लाश बरामद हुई। इस टाइप का उन्होंने ये मीडिया पे छा जाता है और बहुत सारे लोग जुट जाते हैं। उसका एक 14 तारीख को पोस्टमार्टम होता है और जानते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि मनीषा ने खुदकुशी की थी कीटनाशक खा के। और वहां के एक लोग जो है इस बात की पुष्टि भी करते हैं। फिर ये घर वाले संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पुलिस ने इनकी हेल्प नहीं की थी। और दूसरी बात, अचानक से 2 दिन बाद वहां पे डेड बॉडी मिलता है। 12 तारीख को भी ये पूरा दिन खाली चला गया था। ये सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी का तलाश उसी रात में शुरू हो गया रहता तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, अगर सुसाइड हुआ है तो उसने स्विच ऑफ किया था मोबाइल। तब धरना प्रदर्शन होने के बाद इसके वो डिमांड करते हैं दूसरे पोस्टमार्टम का। जब दूसरा पोस्टमार्टम होता है वो होता है पीजीआई रोहतक में। पहला पोस्टमार्टम भिवानी में ही होता है, भिवानी का जो सरकारी अस्पताल है वहां होता है। दूसरा पोस्टमार्टम होता है जो कि रोहतक में, पीजीआई रोहतक में होता है। वहां का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वहां के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था भिवानी वाले में कि आंखें गायब है, चेहरा ये सब गायब है, पॉइजन देके मारा गया। और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी आंखें धसी हुई है, उसके बाद उसके गले पे निशान है, चेहरे पे ये है और शरीर पे चोट के निशान है। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा निकल के आते हैं। एक आंख उसमें थी पहले दूसरे बारे में, और चोट का निशान, ये पॉइंट सामने निकल के आती है। उसमें दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज ये भी आता है कि शरीर के कुछ अंग गायब थे, जैसे कि लीवर, किडनी, ये सब चीज गायब थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था तो उसमें लीवर, किडनी ये सब निकाल लिया जाता है, उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको निकाला गया। लेकिन बिस्रा रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। बिस्रा रिपोर्ट मतलब ये हो गया कि लड़की ने अगर कीटनाशक खा के, पॉइजन खा के अपना जान दी है, तो बिस्रा रिपोर्ट का समय लगता है आने में। उसके जो पेट की जो थैली होती है, जहाँ पे
रहता है पेट की थैली, उसको एक खास किस्म के एक लिक्विड में डाला जाता है, जिसके बाद उसका कुछ दिनों बाद दूसरा रिपोर्ट आता है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि लड़की ने जहर खाया था कि नहीं खाया था। फिर दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद घर वाले राजी हो जाते हैं डेड बॉडी लेने के लिए और दाह संस्कार करने के लिए। लेकिन जब मीडिया वहां पर पहुंचती है तो उससे पूछा जाता है कि आप डेड बॉडी लेने के लिए तैयार हैं, तो वो कहते हैं कि मुझ पे दबाव बनाया गया था। पुलिस आके उनको कहती है कि आप पोस्टमार्टम को स्वीकार कीजिए, इनका इन्वेस्टिगेशन जो होगा सही तरीके से होगा, क्योंकि देश में माहौल गर्म हो रहा है, राज्य में माहौल गर्म हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर आ चुके हैं, दंगा हो सकता है ये बात। तो इस बात को लेकर उसके पिता संजय सिंह मान जाते हैं और दाह संस्कार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन कुछ धरना प्रदर्शन के लोग जो है, जो सीनियर लोग जो थे, वो बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि पिता पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, कि दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंखें शो कर रही थी, पहले में नहीं दिखा रही थी, और दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पे चोट का निशान था। ये बात उनके पिता को बताते हैं और फिर तीसरे पोस्टमार्टम की डिमांड होती है। फिर वहां से हल्ला होता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है। 18 अगस्त को वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ये अनाउंसमेंट करते हैं कि इस लड़की का, मनीषा का, तीसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। साथ ही इनके पिता डिमांड करते हैं सीबीआई की। अब सीबीआई की जांच होनी है, सीबीआई की जांच होगी, और उसके बाद 20 अगस्त को इनकी डेड बॉडी को, मनीषा की डेड बॉडी को एम्स ले जाया जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, और शाम को इसके शरीर को वापस कर दिया जाता है, जहां पे 21 तारीख को इनकी बॉडी का अंतिम संस्कार, मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस इनको भरोसा दिला चुकी थी कि ये काम जो होगा निष्पक्षता से होगा, अच्छे से होगा। ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं। दूसरे चैप्टर में सवालों की लड़ी लगेगी। सवालों की लड़ी मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एक पॉइंट टू पॉइंट होंगे। जिस दिन मनीषा गायब हुई थी वो एक सूट पहनी हुई थी, और जहां पे डेड बॉडी मिलती है वहां पे जिसने देखा था वहां भी वो सूट पहनी हुई थी, इससे वो पहचान हो जाती। मनीषा का चेहरा गायब था, गला गायब था, कुत्तों ने नोच खाया था, और कुछ अंग गायब थी। क्या कुत्तों को सिर्फ यही अंग नजर आए, ये वाले और ये गला नजर आया, और अंग नहीं खा पाए? सूट पहने हुए थे, और भी तो अंग खा सकते थे, सिर्फ यही दो चीजें। हाथ तो खुला था, हाथ खा सकते थे, और भी चीजें खा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, वहां पे जब वहां पे लोग पहुंचे तो कुत्तों के ज्यादा पैरों के निशान नहीं थे, एक दो पैरों के निशान थे, ज्यादा पैरों के निशान नहीं थे। क्या वो लड़का जिसने डेड बॉडी देखी थी, क्या वो सच बोल रहा था? और वो जगह जो थी, उस जगह पे लोगों का आना जाना लगा रहता था। अगर वो 11 तारीख को जो गायब हुई थी, 11 तारीख की रात में अगर वो सुसाइड की होती और वहां पे वहीं पे पड़ी रहती, तो अगले दिन 12 तारीख को किसी ना किसी को नजर आता, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना कुछ था। अचानक ही 13 तारीख को एक लड़का आगे कहता है, किसान का बेटा होता है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे बात है। क्या उसकी बातें भी सही हो सकती है? तीसरा बात है, कीटनाशक खाया था, तो उसके बैग में कीटनाशक क्यों नहीं बरामद हुआ? अगर वो कीटनाशक कहाँ पे खाई थी, कीटनाशक वहीं पे खाई होगी ना, जहां पे जाके चाहे कहीं खाई होगी, तो कहीं खा के वहां पे जाके रुकी होगी। तो कीटनाशक खाया था, तो कीटनाशक की शीशी कहाँ है, कहाँ फेंका? पुलिस ने जांच पड़ताल किया कि अगर उसने कीटनाशक खाया तो कीटनाशक की शीशी बरामद करे, कहीं से जाके बरामद करे। जो दुकानदार ने कहा था कि उसने कीटनाशक खाया, उसका पर्ची दिखाया था, किस तरह का कीटनाशक था, कैसा था, वो बरामद किया पुलिस ने, वो भी बरामद नहीं हुआ। मोबाइल, उसका मोबाइल कहाँ है? उसका जिसने फोन किया था अपने पापा को, उसके बाद शाम को मिस कॉल आता है, तो उसका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। चौथा पॉइंट बताता हूं मैं, एक सुसाइड नोट के बारे में। जैसे सुसाइड नोट जो था एक बच्चे की कॉपी पे लिखा गया हुआ था, चलिए ठीक है, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉपी नहीं, उसका फोटो कॉपी था। फोटो कॉपी क्या कर रही है, ओरिजिनल कॉपी कहाँ है? ओरिजिनल कॉपी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात इसमें है, सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि सुसाइड नोट इंग्लिश में क्यों लिखा गया था, जबकि मनीषा अच्छी तरह से जानती थी, उसके पिता को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो ये इंग्लिश में क्यों लिखेगी, वो भी रोमन में? ऐसी बात तो नहीं, वो गलत लिखा था। उसमें एक चीज ये भी मेंशन नहीं थी कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, ये चीज बात होती है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि 13 अगस्त को मनीषा का डेड बॉडी बरामद हुआ था, और कहा जा रहा है, पुलिस कह रही है कि उसके बैग में ही सुसाइड नोट था। तो बैग में सुसाइड नोट 13 तारीख को, तो बैग चेक नहीं की क्या? 18 तारीख को सुसाइड नोट कैसे आ गया? बहुत ही सोचने वाली बात है कि 18 तारीख को आपने, पुलिस ने सुसाइड नोट का डिस्क्लोज किया, तो 13 तारीख को बैग में, तो उससे पहले सुसाइड नोट कहाँ थी? अब मोबाइल का डिटेल निकालती है। चलिए, मोबाइल का डिटेल और मोबाइल का लोकेशन। तो 11 अगस्त को जब मनीषा गायब हुई थी, तो वो उसने अपने पिता को फोन किया था कि पापा मैं जा रही हूँ, आज लेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल से निकलती है, स्कूल से लगभग वो 2 बजे के आसपास में निकलती है, और उसका मोबाइल 3 बजे शाम से लेके 6 बजे शाम तक उसका मोबाइल बंद था। क्यों? अचानक ही फिर शाम में उसका मोबाइल ऑन हो जाता है, जिससे उसके पिता को मिस कॉल आता था, फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, फिर उसका मोबाइल रात को 12 बजे ऑन होता है। ऐसा क्यों? जो कोई लड़की सुसाइड करने के लिए जाएगी वो मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑन करेगी?
ये भी एक सवाल या निशान, ये भी एक शक की बात होती है, ये शक के घेरे में लाती है। फोन का लोकेशन शाम के समय 6:25 पे उसके पिता के मोबाइल पे जो मिस कॉल आया था, तो मोबाइल का लोकेशन के आधार पे पुलिस पता लगा सकती थी कि ये किस एरिया में किस टावर से कनेक्शन है। ये भी पुलिस ने नहीं किया, और साथ ही ये भी पता लगा सकते थे कि उस टावर के रेंज में कितने मोबाइल एक्टिव हैं। इससे वो पता लगाती और पुलिस जांच पड़ताल करके क्लियर कर सकती थी इस चीज को, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। सीसीटीवी फुटेज, ये तो नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, इसके लिए उसने वो कॉलेज में गई थी फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म तो भराया नहीं, लेकिन वो लड़की गायब हो जाती है। जब उसके पिता पहुंचते हैं वहां पे, जब सीसीटीवी की डिमांड करते हैं, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जाता है। और जब 112 नंबर की पुलिस के साथ जब ये लोग पहुंचते हैं, उसके पिता भी पहुंचते हैं, उस समय भी सीसीटीवी कैमरा की बात नहीं हुई थी। उस समय भी सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं थी। उस समय तो सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए, उस समय भी बात नहीं होता है। वो पुलिस उसका डिमांड ही नहीं करती है। इतने सारे लूप होल, इतने सारे ये चीज हैं। शायद अगर उस दिन पुलिस अपने ढंग से काम करती तो शायद आज मनीषा हम लोगों के बीच में जिंदा होती। इसके बाद कुछ दिन बाद है कि वहां के हरियाणा के जो पुलिस के डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शत्रुजीत कपूर, एक पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें प्रेस वालों को एकत्रित किया जाता है, मीडिया वालों को एकत्रित किया जाता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अब इनका जवाब सुनिएगा। इनके जवाब सुनने के बाद लगेगा कि बिल्कुल ये बचपने वाले जवाब हैं, जो कि ना समझने वाले लोग भी इनके जवाब को समझ लेंगे और एक नया सवाल शुरू हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि सुसाइड केस जो हुआ था, तो उसके बाद 3-3 बार पोस्टमार्टम कराने की क्या जरूरत थी? जब पहले में क्लियर हो चुका था तो 3 बार कराने की जरूरत नहीं थी। तो वो डीजीपी कहते हैं कि 3 बार कराने का मकसद ये था कि घर वालों को संतुष्ट करना। अरे भाई, संतुष्ट क्यों करना? जब आप सही हैं तो संतुष्ट क्यों करना? जब आपने सही दिशा में काम किया रहता तो ना ये होता। जब उसने संतुष्ट कराने के लिए, मतलब उसने पॉइजन खाया था, तो पॉइजन का शीशी बरामद करके दो, और चीजें बरामद करके दो, उसका मोबाइल बरामद करके दो, तब ना संतुष्ट होने वाला। संतुष्ट करने की जरूरत कहाँ थी? फिर दूसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें भी तो एक अंतर था। उसके शरीर पे चोट के निशान थे और उसकी आंखें थी। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसकी आंखें गायब थी, और दूसरे में ये बताया गया कि उसकी आंखें थी लेकिन शरीर पे चोट के निशान थे। तो ये दोनों तो लूप होल हो गए, ये भी गलती हो गया। उसके बाद तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेजा गया। तो इनका कहना है कि घर वालों को संतुष्टि के लिए किया गया, और दूसरी बात, ये पारदर्शिता लाने चाहते थे। मतलब कोई भी निष्पक्ष वाला काम करना चाहते थे कि घर वालों को लगे, समाज को लगे कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। जब अच्छा काम कर ही रही थी पुलिस, तो जब 13 तारीख को लेटर बरामद हुआ, तो इसको 18 तारीख को क्यों डिस्क्लोज किया? आपने पहले ही दिन डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? तो ये क्या कहना है, पुलिस से गलती हो गई। लेटर इतना बड़ा सबूत, ये गलती हो गया। वो जहर की शीशी जो होती है वो कहाँ गया? ये सब चीजों के बारे में सब कहाँ है? इनके जवाबों से लग रहा था कि ये पता नहीं नए अभी आए हैं। जब फिर मीडिया सवाल करती है कि क्या सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो वो उनका जवाब होता है कि सही दिशा में सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये भी जब ये हो रहा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आ रहा है और प्लस में फॉरेंसिक जांच में जो मिल रहा है, उस आधार पे ये अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अरे भाई साहब, डीजीपी साहब, पोस्टमार्टम तो पहले ही पता चल रहा है कि लूपहोल है। 3-3 बार पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, तो उसके आधार पे काम करेंगे तो फिर क्या होगा? 3 बार भेज रहे हैं और ऊपर से भी गड़बड़ियां पाई जा रही, गलतियां पाई जा रही हैं। ये तो हो ही रहा है। फर्स्ट में हुआ, उसमें कुछ अलग ही रिपोर्ट बता रहा है, सेकंड में कुछ अलग ही रिपोर्ट बता रहा है। शायद एम्स में जो गया है, ऊपर वाले की कृपा से अगर सब कुछ सही रहा और बड़े लोग ना मिले, कुछ गलत ना हो, तो हो सकता है कि इनका अब जांच जो है सही दिशा में आएगा। इन सब चीजों के बावजूद भी हैं जो डीजीपी साहब जो हैं वो गलती नहीं मांग रहे हैं। फिर एक मीडिया सवाल करती है, जब आपका जांच सब कुछ सही है, जब इतना चुप बता रहे हैं, तो आपने इतने सारे पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया? आपको बताया था मैंने पहले वीडियो में कि बहुत सारे पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। तो जब सब कुछ सही चल रहा था तो आपने पुलिस वाले को क्यों सस्पेंड किया? तो उनका कहना है कि पुलिस वाले सस्पेंड इसलिए किए गए कि उन्होंने कुछ समय लोगों का दबाव पड़ा था, थोड़ा बहुत का ये हुआ था, इसलिए दबाव किया। आपको एक बात क्लियर बता दूं कि गलतियां पुलिस ने बहुत की है। जब 11 अगस्त से वो मिसिंग थी मनीषा, तो आपने 12 अगस्त की शाम को क्यों कंप्लेन रजिस्टर किया? आपने शुरू से ही क्यों नहीं किया? 24 घंटे बाद कंप्लेन रजिस्टर किया, जबकि वो घूम रहा है। पुलिस 112 नंबर की पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई, सीसीटीवी कैमरे का जांच नहीं हुआ। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी। और इनका ये भी कहना था कि अगर वो बयान देंगे, जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, वो जो बयान देंगे तो उनको वापस, और वो सही पाया गया तो उनको वापस ड्यूटी पर रख लिया जाएगा। ये शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, लेकिन अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी, कॉलेज का सीसीटीवी, इन सब चीज आप लोगों को पता होगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि जहर पीने के बाद, कीटनाशक खाने के बाद मुंह से झाग आता है, लेकिन दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, इन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरा सा भी जिक्र नहीं है कि मुंह से झाग आया।
देखिए ये कितनी बड़ी गलती है। दरअसल इस चीजों को उन्होंने पोस्टमार्टम ढंग से किया ही नहीं। पोस्टमार्टम को रिपोर्ट को उन्होंने इधर उधर कर दिया, कुछ चीजें देखी कुछ चीजें नहीं देखी। ये लोग लापरवाही से काम किए, डॉक्टर पुलिस सब लापरवाही से काम किए। एक चीज और भी सामने आता है, कुत्ता जब उसको नोच रहा था, इस आदमी ने बयान दिया था कि उसको कुत्ते को खाते उसने देखा था। तो जब कुत्ता उसको नोच रहा था तो कुत्ते को भी तो असर होना चाहिए, क्योंकि उसने कीटनाशक खाया था, तो कुत्ते का भी तो असर होना चाहिए, कुत्ते पर भी तो असर होना चाहिए। तो कुछ लोगों का इसमें कहना है कि शरीर के कुछ पार्ट्स पे, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे जहर का मात्रा कम होता है, आदमी के शरीर में तो फैल जाता है, लेकिन शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वहां पे जहां जहां खाया वहां पे जहर का मात्रा कम होता है, इसमें कुत्तों पे असर नहीं हुआ। तो क्या कुत्ते इतने समझदार थे कि वो पहले समझ गए थे कि यहाँ पे जहर का मात्रा कम है, यहाँ पे खाऊंगा, यहाँ पे जहर का मात्रा कम है, यहाँ खाऊंगा, यहाँ जहर का मात्रा ज्यादा है, यहाँ खाऊंगा? ऐसा कुत्ते समझदार थे? वो तो आदमी से भी समझदार निकल जाते ना। ये सब चीजें, ये बहुत सारी लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो कि एक गरीब बेटी को न्याय दिला नहीं पा रही है अभी तक। अभी शायद सीबीआई में जांच गई है और सीबीआई की जांच काफी लंबी चलती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब कितना समय लगेगा, लेकिन शायद जो भी जांच हो सही से हो। इनका थर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एम्स से आने वाला है वो भी सही हो और कातिलों को सजा मिले। अगर ऐसा हुआ है तो कातिलों को जरूर सजा मिले। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे अगर इसका कुछ और रिपोर्ट आएगा, सीसीटीवी निकल के आ जाए, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए, सीबीआई की मांग हो जाए, सीबीआई की कुछ जांच सामने आए, प्लस इसका जो रिपोर्ट आएगा एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें कुछ आ जाए, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार, बस इतना ही। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। जय हिंद।